नमस्कार। पहाड़ में एक बार फिर तबाही मची है। अभी बहुत समय नहीं बीता है जब चमोली में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन में दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घर बह गए थे। केदारनाथ की त्रासदी के भी बहुत समय नहीं बीते हैं और अब जोशीमठ की बारी है। हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ का मुहाना, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोशीमठ को। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब का भी प्रवेश द्वार है, उसका भी मुहाना है जोशीमठ। और उस जोशीमठ में करीब 700 मकानों में ऐसी दरार आई कि उन मकानों को खाली कराना पड़ा। उन मकानों में रहने वाले परिवार अपना घर छोड़ करके, अपना आशियाना छोड़ करके प्रशासन की ओर से बनाए अस्थायी राहत शिविरों में जाकर के रह रहे हैं। सोचें उनका क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है, उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वो पहाड़ में रहने वाले सीधे साधे लोग किसकी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस ठंड में जब 2 डिग्री और माइनस में जहां टेम्परेचर है, वहां लोग अपना घर छोड़ करके, अपने घर का सुकून छोड़ करके और प्रशासन के बनाए अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने तो कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। अभी शिफ्टिंग के नाम पर उनको 50,000 रुपए दिए गए हैं और 1 लाख रुपया और दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है मुआवजा बढ़े भी। लेकिन क्या घर की भरपाई, जो जिस घर में रहते हैं उस घर की भरपाई उस मुआवजे से हो पाएगी? किसी भी इंसान के लिए उसका घर जो है वो ईंट और पत्थर का बना हुआ एक ढांचा नहीं होता है। उससे उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उससे उसकी यादें जुड़ी होती हैं। मध्य वर्ग के जीवन का सपना होता है घर बनाना। उससे उनकी उम्मीदें, उनकी आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं उस घर से। वो एक इमारत नहीं होती है, वो एक ढांचा नहीं होता है। और आप देखें जो टेलीविजन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया में जो लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं, बैग उठाए और छोटे छोटे बच्चों का अपने घरों से निकल करके जाना, वो एक हृदय विदारक तस्वीर है। वो आधुनिक समय के विस्थापन की एक बड़ी भयावह और दर्दनाक तस्वीर है। और वो इस वजह अपनी किसी गलती से वो लोग ये दर्दनाक स्थिति वो इस अपनी किसी गलती की वजह से नहीं झेल रहे हैं। वो ये जो खामियाजा भुगत रहे हैं उसमें उसके पीछे उनकी कोई गलती नहीं है। ये जो विकास की अंधाधुंध विकास की होड़ मची है और तमाम पारिस्थितिकी की चेतावनियों के बावजूद जो वहाँ कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जो रिसोर्ट खुल रहे हैं, जो होटल बन रहे हैं, और जो उसका अधिकतम दोहन करने की जो मानसिकता है, पहाड़ की खूबसूरती का, पहाड़ के संसाधन का अधिकतम दोहन करने की जो मानसिकता है, ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है क्योंकि वहाँ विकास हो रहा है। ये विकास की जो अंधी होड़ है, जो चंद लोगों के हाथ में सीमित है, जिसका जो सारे संसाधन पर कब्जा करने की जो चंद लोगों की होड़ है, ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वहाँ के जो हजारों लोग हैं। वो 700 घरों से अभी 4,000 के करीब लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनके घरों पर लाल क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और उनको तोड़ा जाएगा। अभी लोगों ने प्रदर्शन किया, इसकी वजह से घरों का तोड़ना रोक दिया गया है और सिर्फ 2 होटल तोड़े जा रहे हैं। वो होटल के मालिक भी और उसके कर्मचारी भी धरने पर बैठे हुए हैं कि उनका क्या कसूर है। और हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। तमाम विशेषज्ञ और स्थितियां जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। कहा जा रहा है कि एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है, जो उसका विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, जो उसने हाइड्रो पावर का एक प्रोजेक्ट लगाया था और आज से कोई 18 साल पहले उसकी नींव पड़ी थी, वो इस त्रासदी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जो एनटीपीसी का विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से इतनी सुरंगें बनाई गई हैं, ऐसे टनल्स बनाए गए हैं वहाँ जोशीमठ में, जिससे करोड़ों लीटर पानी रोज बहता रहा। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो पानी का जो नेचुरल सोर्स था, जो प्राकृतिक स्रोत था, जो झरने थे, वो सब सूख के सारा पानी बह गया पहाड़ से बह के। और इस प्रोजेक्ट की संरचना ऐसी है कि उस सुरंग में पानी के जरिए ही उसी के पावर से बिजली बनाई जानी है। तो करोड़ों लीटर पानी रोज बहता है, वहां पानी के सारे स्रोत सूख गए और समूचा पहाड़ खोखला कर दिया गया। आज आप जाएं समूचे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपको हर जगह टनल बोरिंग मशीन्स लगी हुई मिलेंगी, हर जगह सुरंगें बनाई जा रही हैं। कहीं डायनामाइट से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर और कहीं जेसीबी चला करके सड़कें बनाई जा रही हैं, रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो पहाड़ का सौंदर्य है और उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका अधिकतम दोहन किया जाए। नदियों की धारा मोड़ी गई, इस तरह से बांध बनाए गए और आज स्थिति यह है, उसका नतीजा यह है कि किसी भी समय
कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि पहाड़ सुरंगों की वजह से सारे पहाड़ खोखले हो गए हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अभी ये खबर है कि जोशी मठ के मकानों में दरारों के बीच ये खबर है कि कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरार आने लगी है। और सैटेलाइट की तस्वीरों से ये पता चल रहा है, कम से कम पिछले 3 साल का ये आंकड़ा है कि जोशी मठ और आसपास का जो इलाका है उस इलाके में पहाड़ हर साल 2.5 इंच तक धंस रहे हैं। आप कल्पना करें 2.5 इंच धंसना, जब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का बदलाव आता है तो लंबे समय में उसका असर जो होता है वो भयावह होता है। और यहां हर साल 2.5 इंच जमीन धंस रही है। और ये जमीन धंसने का नतीजा है कि जो 2 होटल जोशीमठ में तोड़े जा रहे हैं वो काफी करीब आ गए हैं। जो पहले दूर थे वो एकदम नजदीक आ गए हैं। और अगर थोड़ी सी जमीन और धंसी तो वो होटल ऐसे ही गिर जाते, और जो गिरते तो आसपास के सारे मकान टूटते, और कितना बड़ा जान माल का नुकसान होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए वो होटल तोड़े जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति ये नहीं है कि ये सिर्फ जोशीमठ में हुआ या कर्णप्रयाग में हुआ या चमोली जिले में हुआ या कभी केदारनाथ में हो गया। पूरा पहाड़ का वो पूरा इलाका, 2 राज्य कम से कम एकदम इस तरह के किसी भयावह त्रासदी के मुहाने पर बैठे हैं। और 100 साल पहले से, ऐसा नहीं है कि ये आज की घटना है, 100 साल पहले से जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो पहाड़ के जानकार हैं, जो इन मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि ये पहाड़ धंस सकते हैं अगर यहाँ गतिविधियां नहीं रोकी गई। यहाँ जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जो रिसोर्ट लगाए जा रहे हैं, जो पार्क बनाए जा रहे हैं, जो सफारी का बंदोबस्त किया जा रहा है, अगर उनको रोका नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब ये पहाड़ धंसने लगेंगे और मकान है, जो रिसोर्ट है, जहां लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सब तहस नहस होने लगेगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों की अनदेखी कर दी गई। और ये देखिए, ये इको सेंसिटिव जोन है पहाड़ का पूरा इलाका, चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का हो। इस इको सेंसिटिव जोन में अगर एक मामूली सा भी काम करना है, अगर एक व्यक्ति जो निजी आदमी है, अगर उसको अपने घर की बालकनी में एक साधारण सा काम करना है तो उसको 10 तरह की परमिशन लेनी होती है। और हो सकता है कि उसको ये परमिशन न मिले। तब आप सोचें कि कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की परमिशन मिल रही है, किस तरह से रिसोर्ट बनाने की परमिशन मिल रही है, किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों से वहां पहाड़ तोड़ने और सुरंग बनाने की परमिशन मिल रही है। कौन दे रहा है ये परमिशन? एक हर जगह से चाहे वो राज्य सरकार का वन और पर्यावरण मंत्रालय हो या भारत सरकार का वन और पर्यावरण मंत्रालय हो, दोनों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण की, पहाड़ के संरक्षण की और वहां के जो संसाधन है, वन्य जीव हैं, उन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और उनकी मंजूरी के बिना एक पत्थर वहां नहीं जोड़ा जा सकता है, बिना पर्यावरण की मंजूरी के। तो कैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल रही है तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, जहां आम आदमी एक मामूली अपने बालकनी में गमला लगाने की परमिशन नहीं ले सकता हो, वहां इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं की परमिशन कौन दे रहा है? एक फिजिबिलिटी असेसमेंट किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है, कोई भी बिजनेस का ढांचा बनता है तो उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है। तो वो कौन फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है, कौन उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और कैसे इन लोगों को इस तरह की परियोजनाओं को फिजिबल बताया जा रहा है? आर्थिक रूप से हो सकता है कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो फैक्ट्री लगा रहा है और जो रिसोर्ट बना रहा है, उसको मुनाफा होता हो, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ उसके मुनाफे की रिपोर्ट नहीं होती है। वो फिजिबल है या नहीं, वो संभव है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। तो वो कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा है, कौन सी एजेंसी है जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, और किसकी रिपोर्ट पर ये तमाम प्रोजेक्ट लगे हैं? सिर्फ एक विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की बात नहीं है। ये चमोली में जो भी पिछला हादसा हुआ था वो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट की वजह से हुआ था। उसकी वजह से भूस्खलन हुआ था और गांव के गांव बह गए थे, हजारों की संख्या में मवेशी बह गए थे और दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया। तो सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कैसे दिया गया, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसने तैयार की जिसने इस तरह के प्रोजेक्ट को इतने सेंसिटिव जोन में फिजिबल बताया? बाकी इंडस्ट्री की परमिशन किसने दी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन किसने दी, पानी की परमिशन किसने दी, बिजली की परमिशन किसने दी? ये तमाम कोई मंगल ग्रह से आदमी आकर के नहीं करता है। ये उन्हीं राज्यों की या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो परमिशन देती हैं, और उनकी आंखों के सामने इस तरह की घटनाएं होती हैं और कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। एनटीपीसी के विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को इस हादसे के लिए, जोशीमठ हादसे के लिए एनटीपीसी के विष्णुगढ़ का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन एनटीपीसी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। जबकि सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो सुरंग बनाया गया, जिसमें से करोड़ों लीटर पानी रोज बहाया गया, उसकी वजह से ये पहाड़ खोखला हुआ और उसकी वजह से पहाड़ धंसे हैं, उसकी वजह से मकानों में दरार आई है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।
और ये पूरे राज्य ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य की जरूरत, दोनों राज्यों का संकट है ये। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं उनका भी संकट है और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी समस्याएं हर जगह हैं। लेकिन ऐसा संकट और कहीं नहीं है जहां लाखों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया जाए। पहाड़ और इको सेंसिटिव जोन तो संकट में आता ही है, तमाम तीर्थ स्थान अलग संकट में आते हैं। सबको पता है कि केदारनाथ की जब त्रासदी हुई थी 2013 में, किस तरह से वहां जो केदारनाथ का मंदिर बचा था, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है, वो कैसे बचा था। किस तरह से एक बड़ा पहाड़ आकर के और वहां नंदी की मूर्ति के आगे वो पहाड़ रुक गया और बाकी सारी चीजें तबाह हो गई, लेकिन मंदिर तबाह होने से बच गया। तो ये सब भगवान भरोसे रहे, ये सारी चीज़ों के, चाहे हमारे तीर्थ स्थल हो, वहाँ रहने वाले लाखों लोग हों, वहाँ की वन संपदा हो, वहाँ की प्राकृतिक के संसाधन हो, वहाँ की नदियाँ हो, ये सब भगवान भरोसे छोड़ दी गई हैं। और व्यक्ति अपने लालच में, कंपनियां अपने लालच में वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही हैं। बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हो, रिसोर्ट हो, दवा की फैक्ट्रियां हो, और अंधाधुंध इस तरह का हो रहा है जैसे जितना ज़्यादा उस जगह के संसाधन का दोहन किया जा सके वो कर लिया जाए, करके निकल जाया जाए, और उसके बाद की पीढ़ियां जो भुगतेंगी वो भुगतेंगी। लेकिन बाद की पीढ़ियां नहीं भुगतेंगी, इसी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। ये इतना सेंसिटिव इलाका है, इस तरह के पहाड़ वहाँ इतने कमज़ोर हैं, और कई पहाड़ तो ऐसे हैं जैसे जोशी मठ का ही पहाड़ है, ये भूस्खलन पर ही के ही जो पहाड़ बना उसी पर ये टिका हुआ है। तो ये सब बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इनको बहुत सावधानी के साथ यहाँ कोई भी निर्माण कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये जोशी मठ में जो लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं, उनकी त्रासदी को ध्यान में रखना चाहिए है, पहाड़ के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए है, नदियों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए है, और इससे सबक लेकर के, जितनी जल्दी सबक लेकर के इस तरह की गतिविधियों को वहाँ बंद कराया जाए उतना अच्छा है। नहीं तो हमारी आंखों के सामने ये दो राज्यों की बड़ी आबादी तबाह होगी और एक बड़ा हिस्सा इन पहाड़ों का तबाह हो जाएगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।